सिट डाउन। बेटा कल हम लोगों ने एक प्रकाश के अपवर्तन का एक प्रयोग किया था, सबको याद है? ये क्या है? कांच की स्लैब या कांच का टुकड़ा जिसके 6 हिस्से हैं और ये पारदर्शी है हर तरफ से हमें दिखाई दे रहा और ये ठोस है ना, खोखला नहीं है, ये ठोस है। इसके द्वारा कल हमने प्रकाश के कुछ नियमों को किया था। हम लोगों ने सबसे पहले एक लकड़ी का तख्ता, जिसको लकड़ी का तख्ता ही कहेंगे ना, ये लिया। इसके ऊपर हमने एक सफेद कागज लगाया और उसके बीच में इस कांच को इस तरह से रखा और हम लोगों ने इस पर 2 पिनें इस तरह से लगाई थी और इन पिनों को दूसरी तरफ से देखते हुए इसके सिदाई में दूसरी पिन्स लगाई थी और जब हमने उसका चित्र खींचा तो हमें इस तरह का चित्र प्राप्त हुआ था ना। याद है ना कुछ कि जो ये किरण यहाँ पर गिरती है इसको आपत्ति किरण कहते हैं। अब ये बाहर मतलब हवा है, यहाँ सॉलिड है, ठोस है, कांच ठोस है और यहाँ से वो किरण निकल रही है। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ना निकल के अभिलंब से, है ना। तो ये एक नियम होता है जिसको कि हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। हम आज इसको फिर से, पहले कल हमने इसके नियम लिखे नहीं थे, केवल हमने प्रयोग को समझा था। आज हम इस प्रयोग को समझते हुए इसके नियमों को लिखेंगे और इसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र आपकी किताब में भी है, यही सेम चित्र आपकी किताब में भी है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आयताकार रचना, ये जो आयताकार रचना आपको दिखाई दे रही है असल में ये है कांच की स्लैब। कांच की स्लैब जो है या कांच का टुकड़ा जो है ये इस आकार का है और हमने इसको नाम दे दिया ABCD। ठीक है, आप ये चित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे, मैं इसलिए समझा रही हूं कि ये जो आयताकार चीज है ये कुछ आयत नहीं है। ये हम लोग ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बताएं कि एक आयत बनाओ, आयत नहीं बना रहे हैं, हम इस कांच को बना रहे हैं। तो ये कांच का जो टुकड़ा है इस आयताकार शेप में रखा गया है। इसके ऊपर जो मैंने कल 2 ऑलपिन्स लगाई थी वो केवल ये दिखाने के लिए लगाई थी कि वो प्रकाश की एक किरण है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी होती है ना, पता ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर 2 प्रकाश दिखाया था, P और Q, प्रकाश की किरण को बताने के लिए। देखो प्रकाश दिखाई नहीं देता है ना, ऐसे तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चित्र में तो दिखाना पड़ेगा ना हमें, और चित्र में देखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलपिन्स लगा दी थी। तो ये जो 2 बिंदु हैं एक्चुअली ये ऑलपिन्स हैं, छेद हैं ऑलपिन के, और उनको हमने लिख दिया P और Q। तो इस किरण को क्या कहा गया है? आपाती किरण। क्या कहेंगे? आपाती किरण। अब जब यहाँ पे टकराई, इस कांच पे ये आपाती किरण टकराई तो ये सीधी नहीं गई। उससे हमें पता कैसे चला? जब हमने इसकी दूसरी तरफ से उन पिनों को देखा और जब हमने निशान लगाए। जब हमने यहाँ पर ये निशान लगाए तो ये जो निशान थे हमें L और R के रूप में दिखाई दिए। जब हमने स्केल की सहायता से ये लाइन खींची और ये लाइन खींची और इस लाइन को हम लोगों ने कहा निर्गत किरण। क्या कहा? निर्गत किरण। यहाँ पे आपको 3 किरणें दिखाई दे रही हैं, आपाती किरण, निर्गत का अर्थ होता है निकलने वाली, इस कांच के स्लैब से बाहर निकलने वाली, और एक लाइन जो थी वो कांच के अंदर भी तो होगी भाई, टूटा तो नहीं ना, अंदर से भी तो गया। उस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण।
और आप लोग ने ज्योमेट्री में अभिलंब पढ़ा है? लंब नहीं पढ़ा है? लंब, आधार, ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं पढ़ा है? त्रिभुज में जब हम लोग कोई त्रिभुज बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको ये होता है ना त्रिभुज में, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज ये कहते हैं ना। पाइथागोरस का नियम नहीं पढ़ा है? तो हम लोग इसके ऊपर, स्लैब के ऊपर एक लंब खींच रहे हैं, अभिलंब, जिसको हमने कहा है अभिलंब। अब आप अगर अभी को मिटा दो तो समझ में आया कि ये हमने इसके ऊपर एक लंब खींचा और ये देखा कि ये जो आपत्ति किरण है, देख रहे हो, ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है। जो ये कोण बना रही है इसको कहा आपतन कोण। क्या कहा? आपतन कोण। अब ये अभिलंब नीचे तक जा रहा है और ये जो किरण हम लोगों ने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब मिलाया, ठीक है, निर्गत किरण के, तो यहां पर भी एक कोण बना। इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये आपको दो कोण अलग अलग पता चले। एक कोण ये बना इधर बाहर, एक कोण अंदर, एक कोण इसके अंदर बना। जो अंदर वाला कोण है वो कहलाएगा अपवर्तन कोण और इधर वाला कोण आपतन कोण। समझ गए? और ये हाँ, और इधर भी हम लोग एक अभिलंब खींच सकते हैं, जैसे यहां पे खींचा है ना, हम लोग यहां पर भी एक अभिलंब खींच सकते हैं। और तब हमें पता चलेगा कि जो निर्गत किरण थी वो अभिलंब से पास आ रही थी कि अभिलंब से दूर जा रही थी। चित्र आपको इतना समझ में आ गया? अब आप अपने किताब में पढ़िए, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा है। देखिए, ये आपतन कोण बड़ा है कि नहीं है? आपतन कोण I और ये R, जो I है वो ग्रेटर देन R, जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से बड़ा है। अर्थात प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर अभिलंब से दूर जाएगी तो कोण बड़ा होगा कि छोटा? अगर वो, ये देखो, ये अभिलंब है ना, अगर इससे दूर जाएगी तो कोण बड़ा होगा, अगर ये पास आएगी तो कोण छोटा। कोण यहाँ पे छोटा हो रहा है, इसका मतलब कि ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। समझ रहे हैं? अभिलंब की ओर झुक रही है। कब? जब ये विरल से सघन में जाएगी। ये विरल माध्यम में हवा है, जब हवा से ठोस में गई तो जो किरण थी वो अभिलंब की तरफ झुक गई, इसलिए आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा हो जाए। ये पॉइंट समझ में आया कि छोटा क्यों हुआ? क्योंकि वो विरल से सघन में जा रही। बेटा, इसको अगर समझ जाओगे, इस चित्र को, तो आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। मतलब पूरे इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही नियम है जिसको आपको समझना है। तो अभिलंब से दूर हटती प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो आपतित किरण LRS अपवर्तित किरण है। अब देखिए, दो बातें हुई। ये किरण पहले हवा में थी, फिर ठोस में गई, ठोस से फिर हवा में आई कि नहीं? जब ये ठोस से हवा में आई तो क्या होगा? उल्टा। जब ठोस से हवा में आएगी तो उल्टा ही होगा ना। जब हवा से ठोस में गई तो कोण छोटा हो गया और यहां अभिलंब से की तरफ झुक गई और अब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी।
अब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब यह अभिलंब से दूर हटेगी तो कोण बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? अपनी बुक में देखो लिखा है ये सब। प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो OL आपतित किरण तथा LRS अपवर्तित किरण है जो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है और आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। अब इसमें ये पूरा समझाया गया कि जो निर्गत किरण होती है और कौन सी किरण, आपतित किरण। ये अगर ये आपतित किरण को मैं ऐसे करूं तो ये दोनों किरणें समांतर हुई कि नहीं हुई? कि ये किरण इसके बिल्कुल समांतर जाती है। अब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? ये समझने में थोड़ा मुश्किल पार्ट है लेकिन कुछ समझ में आ रहा है। इस चित्र में कुछ बातें पता चली कि कौन से कोण ऐसे क्यों बने हैं, कौन सा छोटा बना है, कौन सा बड़ा बना है। अब आप सब लोग अपने इसमें से क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है इसको लिखो, इसके नियम लिखो सब लोग। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। कहां पर झुकी थी? यहां R वाला, अभिलंब की ओर झुकती है और जब बाहर निकली तो अभिलंब से दूर हो जाती है। सीधा सा है। जब वो हवा से ठोस में गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, जब ठोस से हवा में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। पहला नियम तो यही है, पहला पॉइंट यही है। दूसरा, प्रकाश की किरण कांच के लिखो पहले इसको। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम कौन सा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। बोलिए बेटा। प्रवेश करती है तो अभिलंब झुक जाती है। बताइए ये पॉइंट जो मैंने लिखा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, हवा से सघन माध्यम ठोस में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, अगला पॉइंट यहाँ पे ये वाला है, जो अगली लाइन लिख रहे हैं हम, वो ये वाली है कि जब सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से दूर हो जाती है, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा है कि जिस तरह से मैंने ये बताया ना आपको कि मैंने जो ये ऑल पिन्स लगाई थी, ये वाली ऐसे टेढ़ी लगाई थी, तभी ये किरण ऐसे मतलब ऐसे तिरछी होके निकली। अगर हाँ, अगर हम लोग इस पे, अभी मैं कराती हूँ, अभी अगर हम लोग ये जो प्रकाश की किरण को मैंने ऐसे टेढ़ा गिराया था ना, ठीक है, अगर मैं इसको यूं सीधा रखूं, अभिलंब मतलब सीधा 90 डिग्री के कोण पे रखूं, तो पता है क्या होगा? वो ऐसे सीधी निकल जाएगी, तब वो ये सब नहीं होगा उसमें। नहीं समझे? हाँ, अगर हम ऐसे रखेंगे, देखो अगर वो सिक्का जब पानी में डाला था, जब हमने साइड से देख रहे थे या ऐसे, तभी तो वो होता है ना। जब हम लोग अपने आंख का वो एंगल वो करते हैं तो कभी कभी वो पेंसिल सीधी भी तो दिखने लगती है। अगर हम लोग इसको यूं अभिलंब पर ही डालेंगे, जैसे ऑल पिन्स में यहाँ ऐसे टेढ़ी न लगाकर ऐसे सीधी लगाती मैं, तो वो पैरेलल ही निकल जाएगी।
तब ये आपतित कोण, अपवर्तित कोण ये सब नहीं। सेकेंड पॉइंट पढ़ो आंचल, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है, धीरे धीरे पढ़ना। बस, तब विचलित नहीं होती और वो निकल जाए और उसके समांतर होती है। ठीक है ना, दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? अच्छा, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से, क्योंकि ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर। अब इसको आप लोग कभी भी भूलना मत, इस लाइन को। अब मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ये तो नियम था, ये तो नियम था एक, लेकिन अपवर्तन कहते किसे हैं इसकी परिभाषा बोलूंगी। आप सब लोग लिखो, प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कल मैंने बताया था कि जब हम लोग हवा में चलते हैं और अचानक से रेगिस्तान में, मिट्टी में या पानी में हमें चलना पड़े तो हमारी चाल में फर्क आ जाता है, हमारी चाल बदल जाती है, हमारी चाल धीमी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से लाइट में भी होता है कि प्रकाश जब हवा में चलता है और जब अचानक से उसको पानी या ठोस में से चलना पड़ता है तो उसकी चाल विचलित हो जाती है, बदल जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें हम लोग इतना भी कह सकते हैं ना कि प्रकाश में इसकी इतनी चाल है, मतलब प्रकाश की वायु में इतनी चाल है और उसके सापेक्ष कितनी कम हुई या ज्यादा हुई। तो इसका हम लोग एक फॉर्मूला बताएंगे, अपवर्तनांक। इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला है वायु में प्रकाश की चाल। क्या कहेंगे? वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल। आपने दूसरा माध्यम कौन सा लिया है? दूसरा माध्यम कौन सा लिया है? कोई बता नहीं पा रहे। दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम कांच लिया है ना। कल मैंने पानी का उदाहरण दिखाया था, पर लेकिन प्रयोग तो नहीं किया। प्रयोग तो हमने कांच के साथ किया है। तो हम दूसरा माध्यम कौन सा लेंगे? कांच। कांच में प्रकाश की चाल। चाल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। इसीलिए हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, V in the air and V in the glass। VA मतलब वेलोसिटी, A मतलब एयर में, हवा में, V ग्लास मतलब कांच, ग्लास मतलब कांच। ये आपकी बुक में लिखा है ये फॉर्मूला, V अपॉन A, VA अपॉन VG। जब पहला माध्यम वायु हो या निर्वात हो और अपवर्तनांक कहलाता है, और यह एक कांस्टेंट होता है। मतलब कि ये एक फिक्स होता है कि हवा में उसकी चाल कितनी होगी और उसकी कांच में चाल कितनी होगी। मतलब ये बदलता नहीं है बार बार, ये एक अपवर्तनांक होता है जो कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। कल मैंने आप लोगों को कुछ रीजनिंग्स भी पढ़ाई थी कल। क्या पढ़ाया था बताओ? बताओ, तुमने यस बोला, बताओ क्या पढ़ाया था मैंने? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पानी में जब सिक्का डालते हैं तो वह हमें ऊपर क्यों दिखाई देता है? अच्छा, अब बताइए, इसमें तो ऑलपिन थी जो मैंने आपको बताया, ऑलपिन लगा के हमने प्रयोग किया। अच्छा, सिक्के के साथ हम लोग क्या है? हमारी आंखें, आंख से ही तो हम लोग उसको देखते हैं। तो जब हमने तारों को ऊपर देखा
तो प्रकाश की किरण किससे टकराई? आग से ही तो टकराई, मतलब ठोस से ना। और आग कहां से रही थी? वायु से। अच्छा, मैंने कल भी बताया था कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर निर्वात, निर्वात के बाद तारे होते हैं। जब तारे एक्चुअली क्या होते हैं? ग्रह नहीं, जो तारे होते हैं असल में सन है, वो सूर्य के समान। जितने तारे हैं वो सब सन हैं, सूर्य के समान चमकती चीजें हैं। जो ग्रह है ना वो नहीं चमकता, ग्रह नहीं चमकता कभी भी। जो तारे जो जितने भी हैं वो सब सूर्य हैं, लेकिन वो हमसे सबसे नजदीक का तारा जो है वो सूर्य है। हम लोगों के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, इसीलिए वो हमें इतना दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है। हजारों करोड़ों तारे हैं इस पूरे आकाश के अंदर, स्पेस में। छोटे नहीं हैं, वो इतने दूर हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। और रात के समय जब हमें अपने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तब वो हमें दिखाई देते हैं। असंख्य तारे हैं। कहते हैं जितने हमारे सर पे बाल है ना, हम बालों को कभी गिन नहीं सकते हैं, उतने ही हम तारों को कभी गिन नहीं सकते, केवल अज्यूम कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो क्या अपने शरीर पे जो बाल है उनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसी तरह से हम लोग स्पेस को केवल अज्यूम करते हैं, हम लोग सोचते हैं ऐसा कि उतने तारे हैं। अब सोचो, एक सूर्य हमें इतनी गर्मी देता है, अगर इतने सूर्य निकल आए तो हम लोग जल ही जाएंगे ना। तो तारे की जब रोशनी हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो वो माध्यम होता है ना, देखो इस तरह से होता है। जैसे अगर ये पूरा वायुमंडल है समझिए, तो यहाँ पे 4 तरह के ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर करके परतें होती हैं। यहाँ पर वायु सबसे कम होती है, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हो। तो मतलब यहाँ माध्यम विरल है, फिर थोड़ा घना हुआ, फिर थोड़ा घना हुआ, फिर थोड़ा घना हुआ। तो यहाँ पर जो अपवर्तन हुआ वो थोड़ा सा ही हुआ, यहाँ और ज्यादा हुआ, यहाँ और ज्यादा हुआ, यहाँ और ज्यादा हुआ। तो मतलब जब एक रे यहाँ आई तो ये ऐसे टकराई, फिर ये ऐसे हुई, फिर ये ऐसे हुई, फिर ये ऐसे। जो अपवर्तन इसका चेंज होता गया ना, पहले इतना हुआ था एक माध्यम, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ऊपर जब किलोमीटर्स पे थी, फिर थोड़ा और नीचे आई, तब जब हमारी आंख तक ये पहुंचा, जब ये रोशनी हमारी आंख तक पहुंची, तो कभी तो ये वाली पहुंचती है लाइन, कभी ये वाली, कभी ये वाली, कभी ये वाली। समझ रहे हैं? कभी ये वाला कोण से हम लोग देख लेते हैं, कभी इस वाले कोण से हम लोग, कभी उस वाले, तो हमें लगता है कि वो जल बुझ रहा है। अगर वो स्ट्रेट आता है ऐसे तो हमें वो केवल जलता हुआ दिखाई देता। जैसे हम लोग बल्ब को देखें, इस बल्ब को देखें, स्ट्रेट आ रही है ना हमारे पास, इसके बीच में जो माध्यम है स्ट्रेट आंखों के बीच में आ रहा है ना, तो हमें केवल जलता हुआ दिख रहा है, जलबुझ होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तारे इतनी दूर हैं और इनके बीच में वायुमंडल है। वायुमंडल में कई परतें हैं और उनका जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। कहीं पर माध्यम विरल है, कहीं पर माध्यम सघन है। तो अलग अलग अपवर्तन के कोण बनते हैं। हमारी आंखों तक जब उसकी रोशनी पहुंचती है तो हमें ऐसा एहसास होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अब आया ना समझ में? और कल मैंने आपको सिक्के का भी बताया था कि हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। उसका आंसर ये नहीं है, उसका आंसर था कि वायु सरल माध्यम है, नहीं विरल माध्यम है, और जो पानी है वो सघन माध्यम है। अच्छा, इसमें देखो किताब में क्या आंसर लिखा है, देखो किताब वाली भाषा समझ में आ रही है? तो शीला पढ़ो आंसर। रात में तारों की चमक घटती बढ़ती हुई दिखाई देती है। हाँ ठीक। बढ़ती हुई दिखाई देती है, इसे तारों का टिमटिमाना कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली वायु की परतें होती हैं। समझ में है? वायुमंडल के भिन्न भिन्न परतों पर तारों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे तारों से हमारी आंख तक आने वाला प्रकाश कभी पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है ना? इसलिए हम तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा, अब अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। किताब की भाषा समझ में आई?
कि ये किताब में ऐसा क्यों लिखा है कि कभी तो हमारे आंख तक उसका प्रकाश पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है। दूसरा प्रश्न क्या है? सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य क्यों दिखाई देता रहता है? जब मैंने कल भी बताया था ना, जब सन सेट हो जाता है तो हमें लाल गोला बहुत देर तक दिखाई देता है, बहुत देर के बाद वो नीचे जाता है, जबकि उसकी किरणें दिखना बंद हो जाती हैं, जैसे उसकी रेस दिखना हमको बंद हो जाती है, तब भी वो दिखता रहता है। हालांकि तब सूर्यास्त हो चुका होता है, लेकिन तब भी हमें दिखता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर वायु विरल होती जाती है, जिससे वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें बन जाती हैं, जिसका अपवर्तनांक ऊपर जाने पर कम होता जाता है। इसमें भी पूरा खेल वायुमंडल का ही है। सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज क्या होता है? होराइजन क्या होता है? अभी आप एक लाइन खींचते हो आकाश की, जैसे ये हम लोग ऐसे करते हैं कि यहां से सूरज निकल रहा है, क्योंकि आकाश तो अनंत है ना, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, कोई हम बता ही नहीं सकते। तो हम लोग एक सीधी लाइन, क्षितिज ऐसे होती है और पैरेलल ऐसे होता है, मतलब ये लंबवत होती है, हम लोग इस लाइन को क्षितिज कहते हैं। इसके सूरज ऐसे उग रहा है और यहां आकर क्षितिज पर डूब रहा है। क्षितिज का शब्द का अर्थ आया समझ में? क्षितिज के नीचे होता है, मतलब उस लाइन के मतलब पीछे है, आसमान के, हम लोग कहते हैं ना इस पहाड़ के पीछे है। जब सूर्य उगता है तो हम पहाड़ बच्चों को दिखाते हैं, ये पहाड़ के पीछे से, एक्चुअली वो पीछे क्या होता है? वो क्षितिज ही होता है, वो आसमान ही होता है, केवल हमारी धरती घूम रही होती है। सूर्य तो अपनी जगह पे खड़ा है, आपको मालूम है ना? वो नहीं, सूर्य हमारे साथ नहीं चलता है, पृथ्वी चलती है, सूर्य अपनी जगह पे खड़ा रहता है। अच्छा आगे समझ लो, क्षितिज के नीचे होता है तो प्रकाश की किरणें, बेटा चित्र में देखिए, आप लोग चित्र में देखिए, इसमें हम लोगों को दो चीजें बताई गई हैं चित्र में, ये एक अर्थ बताई गई है, ठीक है, और यहाँ पे सन दो बताए गए हैं, ठीक है, ये सन है, ये भी सन है और ये अर्थ है। ऐसे ही होता है ना, चित्र में देखो ऐसे दिखा है। जब क्षितिज के नीचे होता है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें वायु की विभिन्न परतों से अपवर्तित होती हुई हमारी आंख तक पहुंचती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति S से कुछ ऊपर उठा हुआ S1 स्थिति में दिखाई देता है। फलस्वरूप क्षितिज के नीचे होते हुए भी सूर्य हमें दिखाई दे जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के तुरंत बाद, मतलब जब सन सेट होता है तो क्षितिज से नीचे चले जाने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। एक्चुअली सूर्य जा चुका होता है, लेकिन उसकी किरणों को हम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है और जो अपवर्तनांक होता है, उसकी वजह से हमें सनसेट के बाद भी सूर्य दिखता रहता है और सूर्योदय होने से पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? आज देखना आप सब लोग, आज सन बहुत अच्छे से निकला है, सूर्य बहुत निकला है, आज आप देखिएगा क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, कल मैं आपको जो पाठ पढ़ाऊंगी वो, आज आपके क्लास में कितने बच्चे नजर का चश्मा लगाते हैं या जिनकी आई साइट खराब है? कोई बच्चा लगाता है? अच्छा, जिसके घर में किसी का नजर का चश्मा रखा हो वो कल आप लोग लेके आइएगा, क्योंकि कल मैं आपको, ये कुछ दिखाई दे रहा है, लेंस हम लोग ऐसे दिखाते हैं आंखों में, जो ये पढ़ाऊंगी, और इसके लिए आप थोड़ा सा घर से भी पढ़कर आइएगा कि लेंस क्या होता है, कितने होते हैं और ये सब, तो हम लोगों को उसको समझने में आसानी हो जाएगी।